हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम मिश्रण की कुछ विधियों के बारे में, उनको पृथक करने की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें से हमने 4 विधियां कर ली थी जिनसे हम उनको किसी भी मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसकी जो 5वीं जो विधि है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, किसी मिश्रण के जो रंगीन यौगिक होते हैं, आपने देखा होगा कपड़े को जब रंगा जाता है तो उसमें कुछ विलयन मिलाया जाता है, कुछ उसमें क्वांटिटी मिलाई जाती है, कुछ उसमें रसायन मिलाए जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जो विलयन तैयार होता है, मिश्रण तैयार होता है, उस मिश्रण में जो रंगीन यौगिक होते हैं, जो रंजक कण होते हैं, जो कि रंग के अंदर पाए जाते हैं कण, उनको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो क्लियर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि रंगीन यौगिकों को अलग करने के लिए, रंगीन जो यौगिक हैं उनके मिश्रण में रंजक कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो विधि कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। क्लियर। होता क्या है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं। कौन सा फिल्टर पेपर? जो मतलब किसी पदार्थ को आसानी से सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार का हम फिल्टर पेपर लेंगे। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के जो कण होते हैं ऊपर की ओर गति करते हैं, देखो जैसे हमने गिलास के अंदर वो विलयन रखा, वो मिश्रण रखा, तो जो पानी के कण हैं वो उसके ऊपर की तरफ गति करेंगे, बाहर की तरफ गति करेंगे। तो गति करने पर क्या होगी, उनकी जो गति होती है, प्रत्येक जो रंग होता है उसकी गति अलग अलग होती है। किसी की स्पीड कम होती है, किसी की अधिक होती है। जिसकी स्पीड अधिक होती है वो जल्दी से ऊपर उस कागज पर, उस जो फिल्टर पेपर है उस पर पहुंच जाता है। जिसकी गति कम है वो देरी से पहुंचता है। तो इस तरीके से जो पहले पहुंच गया उसको हमने अलग कर लिया, जो बाद में पहुंचा उसको हमने अलग कर लिया। तो इस तरीके से इस विधि द्वारा हम उसको, जो रंगीन कण हैं, जो रंजक कण हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तो थी हमारी क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, किसको अलग किया जाता है? इसमें अलग किया जाता है रंगीन यौगिकों को, रंग को अलग किया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, मतलब किस किस में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसको आपको लिखना है कि हमारे जो क्रोमेटोग्राफी है उसकी क्या क्या अनुप्रयोग हैं। आपको क्वेश्चन बनाना है, क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, और नीचे आपको लिखना है पहला पॉइंट, जो डाई होता है, जो रंग होता है, उसको पृथक करने में, अलग करने में। जो दूसरा है, जो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, हरे रंग का एक पिगमेंट होता है, हरे रंग का कलर होता है। जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, कारण यही है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो जो क्लोरोफिल है उसको अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, खून से जो ड्रग होते हैं उसको अलग करते हैं। कई होते हैं जो ड्रग का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को जब हम मतलब उनको जब इंटरनेशनल के लिए या फिर नेशनल के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उनकी डोपिंग की जाती है, डोपिंग टेस्ट किया जाता है। और उस डोपिंग टेस्ट में उनका खून चेक होता है, ब्लड चेक होता है कि ये जो खिलाड़ी है कहीं ये ड्रग का आदी नहीं है। ठीक है या नहीं है, वो चेक करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है। तो खून से ड्रग को अलग करने के लिए भी किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। क्लियर। आइए जो बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आसवन विधि है। आसवन विधि में क्या होता है, इसमें दो संगठक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं। उनमें क्या होगा, एक का क्वथनांक तो क्या होगा, अधिक होगा, दूसरे क्या होगा, कम होगा। अब क्वथनांक की बात आती है, क्वथनांक मैंने बताया था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम से कम तापमान, ऐसा कम से कम तापमान जिसपे कोई वस्तु या कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे। ठीक है, उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक जिसका कम होगा वो मतलब थोड़ी सी हीट पर ही क्या हो जाएगा, वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी उसको उष्मा देंगे तभी वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया है एसीटोन का मिश्रण। एसीटोन का जो मिश्रण जब हम उसको गर्म करते हैं तो एसीटोन का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम उसको थोड़ी सी हीट देंगे, थोड़ी सी उसको उष्मा देंगे, तो गर्म होकर वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा और वो ट्यूब में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? दूसरी ट्यूब जो उससे कनेक्ट है वो उसमें चला जाएगा। और जाने के बाद वो तो इकट्ठा हो जाएगा, एसीटोन किस में इकट्ठा हो जाएगा, उस ट्यूब में। और जो पानी जो बच गया वो किस में रह जाएगा, वो उस बर्तन में रह जाएगा, उस फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं किसको अलग करने के लिए? पानी को एसीटोन से अलग करने के लिए। ठीक है, आप उदाहरण में सीधा लिख देना कि पानी को एसीटोन से अलग करने के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थी आसवन विधि। अब ये आसवन विधि कब प्रयोग की जाती है?
जब हमारे पास कंपाउंड दो ही हो, दो ही हमारे पास कंपोनेंट हो जिसमें एक का क्वांटम कम हो और दूसरे का अधिक हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे पास कंपोनेंट ज़्यादा हो, मतलब अब तक तो हमने पढ़े थे दो संघटक जिसमें हमने आसवन विधि का प्रयोग किया था, और जो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर एक से ज़्यादा अगर संगठन होंगे तब हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तब हम उस विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सी विधि का, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि। और इस विधि में आपको क्या करना है, इस विधि में आपको एक नली लेनी है, और नली भी कैसी होनी चाहिए, प्रभाजी होनी चाहिए। प्रभाजी, देखो नाम से देखो इसमें लिख रखा है प्रभाजी आसवन विधि, तो एक प्रभाजी नली लेंगे, और वो नली कैसी होगी, उस नली में शीशे के गुटके भरे होंगे। ठीक है, आपने देखेंगे आइस क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब जैसे ऐसे कोई शीशे के क्या होंगे, गुटके भरे होंगे। ये जो गुटके होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जो वाष्प होते हैं उनको ठंडा कर देते हैं और उनको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह के ऊपर। इकट्ठा करने के लिए जगह प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं और उनको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये होती है प्रभाजी आसवन विधि, इसका भी अनुप्रयोग है, इसको भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग क्या क्या है, तो वो स्टार्ट है अपने सेकेंड पॉइंट से। सबसे पहला कौन सा है, तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में। क्रूड ऑयल क्या होता है, जो तेल की जो शुद्ध मशीन, जो तेल प्राप्त किया जाता है, तेल से के बाद जो वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को अलग करने के लिए, क्रूड ऑयल को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो है कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, जो कार्बनिक रस होते हैं उनको शुद्ध करने में, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बनिक रस पाए जाते हैं, उनको अलग करने के लिए भी, शुद्ध करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने के लिए। ये जितनी भी मैंने बताई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये तीनों क्या है, गैस है। ये तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको सीधा लिख सकते हो कि वायु से गैस को अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे पास दो से ज्यादा संगठक हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो अलग करने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस में हम कौन से यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रभाजी आसवन विधि। और इसी विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ये मोम, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल गैस, ठीक है, ये जो एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है, ये सारी गैसेज हम अलग करते हैं किसकी सहायता से, प्रभाजी आसवन विधि से। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है। प्रभाजी आसवन विधि के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि यह जो विधि है ये दो से अधिक संगठकों को अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है, इस विधि में एक्चुअली होता क्या है, इस विधि में क्या होता है, एक प्रभाजी स्तंभ की एक नली होती है जिसमें शीशे के गुटके भरे होते हैं। वो गुटके क्या करेंगे, वाष्प को ठंडा कर देते हैं और उनको संगठित होने के लिए, संघनित होने के लिए, मतलब कंप्रेस होने के लिए, उनको एक जगह कंप्रेस करने के लिए सतह भी प्रदान करते हैं। क्लियर। तो ये लिखना आपको उस विधि में, फिर उसके अनुप्रयोग लिखने आपको दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट इसके अनुप्रयोग में लिखने हैं। और एक पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये लिखना है कि पेट्रोलियम को जो पैराफिन मोम है उससे अलग करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उससे हमें तेल प्राप्त होता है, लुब्रिकेंट जैसे वासलिन वगैरह होती है वो प्राप्त की जाती है, डीजल प्राप्त किया जाता है। लुब्रिकेंट उसको बोलते हैं, ग्रीस वगैरह होती है जो मतलब चिकनाई के लिए लगाई जाती है। केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोल गैस आदि जो हमें जो प्राप्त होती हैं वो किस विधि से प्राप्त होती हैं, प्रभाजी आसवन विधि से। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है वो लास्ट हमारा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण भी एक विधि है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल बनाना। और क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं दाने, जैसे आपने देखे होंगे चीनी के दाने, ठीक है, नमक के दाने, सारे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है ना, जो दाने को बोलते हैं हम क्रिस्टल्स। अब इसमें क्या होता है, इसका मूल सिद्धांत होता क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि इसमें कहा गया है कि किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोला जाता है। मतलब कोई भी मिश्रण होता है, अगर उससे हम अशुद्धि दूर करना है हमें उनको, तो उस मिश्रण को सबसे पहले एक विलयन में घोला जाता है और घोलने के बाद फिर उसका क्रिस्टलीकरण करके और उनको एक संगठक के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका उदाहरण लिया है, इसका उदाहरण में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल अलग करना, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना। ठीक है, क्या करोगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना, ये आप इसका उदाहरण लिखोगे। होता कैसे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, सबसे पहले उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, उसमें घोला जाता है। फिर घोलने के बाद उसको गर्म किया जाता है।
गर्म करने के बाद जो विलयन बना था उसको पूरी रात को रखकर और उसको छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, शुद्ध जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और इस प्रकार जो सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं क्या, अशुद्धियाँ। जो अशुद्धियाँ हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल में रह जाती हैं और कॉपर सल्फेट के जो शुद्ध क्रिस्टल वो तैयार हो जाते हैं। तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं जो विलयन होता है या फिर कोई भी केमिकल होता है, कोई भी रासायनिक होता है, उसको उसके क्रिस्टल को शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना, उनके क्रिस्टल से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना, ये हमारे हो गया क्रिस्टलीकरण। तो बस यही हमारी कुछ विधियाँ थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थी। ये विधियाँ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है, उनको लर्न करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।